In the previous lecture on Raman effect, we have seen what is Raman effect. Actually, we have seen that when a monochromatic visible light or ultraviolet light is incident on a transparent liquid or transparent crystal or a gas, then the light gets scattered in almost all directions, and particularly the light which is scattered in the perpendicular direction of the incident light. It was found that the scattered light consists of mainly three spectral lines. The first line has a frequency or wave number or wavelength same as that of the exciting line, but along with this parent line in the spectrum, there was also two lines observed, and those lines were called Raman lines. Among the Raman lines, the spectral line which has a wave number smaller than the exciting line was called a Stokes line, and the line which has a wave number greater than the wave number of the parent line, that was called anti-Stokes line. So this was actually the Raman effect. But now we are going to see how we can explain the origin of these spectral lines during the experiment on Raman effect. तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्चुअली हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर इसको क्लियरली करते हैं, लेकिन क्लासिकल कॉन्सेप्ट से भी रमन इफ़ेक्ट का एक्सप्लेनेशन या रमन स्पेक्ट्रा का एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है। तो हम लोग सक्सेसिव लेक्चर में पहले देखेंगे कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट से हम रमन इफ़ेक्ट या रमन स्पेक्ट्रा को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ रमन इफ़ेक्ट को देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम रमन इफ़ेक्ट का क्लासिकल एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इजी है ये एक्सप्लेनेशन, बहुत ही इजी तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं इसके संबंध में आपको एक सलाह दूंगा कि आप मेरा जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाइए और फिजिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स में जो डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन है उसको पढ़िए, क्योंकि उस आइडिया का यहाँ पर उपयोग होता है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब आप लाइट को इंसिडेंट कराते हैं किसी ट्रांसपेरेंट लिक्विड या गैस या ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल पर, तो वैसी स्थिति में हमारा जो लाइट है उसका इंटरेक्शन होता है उस स्कैटरर के मॉलिक्यूल के साथ। और आप जानते हैं कि लाइट क्या है, वह तो एक्चुअली एक वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं करते, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वह बहुत ही वीक होता है इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यू कैन ट्रीट द इंसिडेंट लाइट जस्ट एज एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप यह समझिए कि लाइट इंसिडेंट हो रहा है किसी मॉलिक्यूल पर, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरेक्शन मॉलिक्यूल के साथ हो रहा है। अब ये जो लाइट का ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वह इस मॉलिक्यूल में जिससे वह इंटरेक्टेड होगा उसमें वह एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस करता है। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट लाइट का ऑसिलेटिंग नेचर का है, वह एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है। इस कारण से जिस मॉलिक्यूल से वह इंटरेक्टेड होता है वह मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाता है, उसमें डायपोल मोमेंट डेवलप होता है। एक बात यहाँ आपको ध्यान देना चाहिए कि जिस मॉलिक्यूल से लाइट का इंटरेक्शन होगा उस मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल मोमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर आप होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जैसे H2 है, N2 है, O2 है, जो भी होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स है, आप जानते हैं कि इसमें कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्विंग ऑसिलेट कर रहा है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से, उसके इंटरेक्शन से ऐसे मॉलिक्यूल में भी इंड्यूस डायपोल मोमेंट
प्रोड्यूस होता है, और वह डायपोल मोमेंट भी ऑसिलेटरी नेचर का होगा, वह भी ऑसिलेट करता है। साथ ही साथ वैसा मॉलिक्यूल जिसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा, जैसे कि आपका HCl है, HF है, इसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट है। ऐसा जो मॉलिक्यूल है इसमें भी लाइट के इंटरेक्शन से इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है। तो इन नटसेल यू कैन से दैट व्हेन द light is interacted with the molecule of the scatterer, then actually the molecule of the scatterer get polarized and an induced oscillating dipole moment is produced in the molecule। तो अब आप उस मॉलिक्यूल को समझिए कि वह एक ऑसिलेटिंग डायपोल है, या उसका जो डायपोल मोमेंट है वह ऑसिलेट कर रहा है। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अब वह डायपोल मोमेंट होगा कितना जो इंड्यूस होता है, इस बात को हम लोग समझेंगे। देखिए, जैसा हमने कहा कि जो लाइट इंसिडेंट होता है उस लाइट में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। साइनोसॉइडल मैनर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है जिसका साइक्लिक फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। अगर इस साइक्लिक फ्रीक्वेंसी को आप रेगुलर फ्रीक्वेंसी न्यू के टर्म में एक्सप्रेस करें तो यू कैन राइट 2 पाई न्यू इंस्टेड ऑफ ओमेगा। ओमेगा के बदले क्या लिख देंगे, 2 पाई न्यू। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड और इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी टाइम t in the incident light beam is expressed as E equal to E0 sin 2 pi nu t। यहाँ जो न्यू है वह इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप फिजिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्शन के बाद इस मॉलिक्यूल में जो डायपोल मोमेंट इंड्यूस होगा वह डायपोल मोमेंट P कितना के बराबर होता है। तो P इज इक्वल टू अल्फा E। ये फॉर्मूला आप फिजिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स मेरे वीडियो को देखिए, वहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ जो अल्फा जो क्वांटिटी है, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। आप वहाँ पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी के संबंध में, दिस इज एक्चुअली द पोलराइजेबिलिटी। और E का वैल्यू पुट कर देंगे तो अल्फा E0 साइन 2 पाई न्यू टी। तो दिस इज द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट विच इज प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल। आप देख रहे हैं कि यह डायपोल मोमेंट भी उसी फ्रीक्वेंसी न्यू से ऑसिलेट कर रहा है जो फ्रीक्वेंसी हमारे इंसिडेंट लाइट का है, ठीक है। अब देखिए, अब इनफैक्ट इस ऑसिलेशन के दरमियान क्या घटना होगी, स्कैटर्ड लाइट में कौन कौन फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट रहेगा, अब इस बात की हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, मॉलिक्यूल ऑसिलेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी न्यू से, दिस इज जस्ट एन ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन जो इंसिडेंट लाइट का है। क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि अगर कोई भी सिस्टम किसी एक्सटर्नल सोर्स के जरिए, ड्राइविंग फोर्स के जरिए ऑसिलेशन में सेटअप होता है तो उसके ऑसिलेशन का जो फ्रीक्वेंसी होगा वह वही होगा जो कि इंड्यूस करने वाले एक्सटर्नल सोर्स का फ्रीक्वेंसी है। अब इस ऑसिलेशन, तो हमारा यहाँ जो मॉलिक्यूल है उसका डायपोल मोमेंट भी उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लगा। अब ये जो ऑसिलेटरी मॉलिक्यूल है, यह मॉलिक्यूल रेडिएशन इमिट करेगा। चूँकि आप पढ़े हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में कि अगर कोई भी चार्ज ऑसिलेट करता है या डायपोल ऑसिलेट करता है तो उससे रेडिएशन इमिटेड होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि रेडिएटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी वही होगा जो कि उसमें ऑसिलेशन इंड्यूस करने वाले सोर्स का फ्रीक्वेंसी है। यहाँ सोर्स क्या है, यहाँ सोर्स है हमारा लाइट, और लाइट का फ्रीक्वेंसी है न्यू। तो ड्यूरिंग द ऑसिलेशन ये जो पोलराइज्ड मॉलिक्यूल है वह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करने का मतलब हुआ कि जो स्कैटर्ड लाइट है
उसमें वह फ्रीक्वेंसी भी प्रेजेंट होगा जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हुआ था। इसलिए आप कह सकते हैं कि द पोलराइज्ड मॉलिक्यूल ऑसिलेट्स एंड रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट दैट इज न्यू। उस फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इमिटेड होगा। दिस इज जस्ट ए क्लासिकल कॉन्सेप्ट, आप जानते हैं इस बात को। एक्चुअली ये जो न्यू फ्रीक्वेंसी का ही रेडिएशन इमिटेड हुआ और न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन ही आपने इंसिडेंट कराया था। ऐसे स्कैटरिंग के घटना को आप क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड रिले स्कैटरिंग। और जो लाइन इमिटेड होगा, इससे जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रिले लाइन। तो आप याद कीजिए कि रमन स्पेक्ट्रा में एक जो पेरेंट लाइन होता है या एक्साइटिंग लाइन होता है, उसका वही फ्रीक्वेंसी होता है जो कि इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी होता है। इस तरह से जो जो रेले लाइन मिलता है रमन स्पेक्ट्रम में, उसका एक्सप्लेनेशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन इस ऑसिलेटरी मोशन के अलावा, ये तो एक्सटर्नल ऑसिलेटरी मोशन है जो कि लाइट के इंटरेक्शन के कारण मॉलिक्यूल में प्रोड्यूस हुआ है। इसके अलावा हमारे मॉलिक्यूल में और दो तरह का इंटरनल मोशन होता है। एक इंटरनल मोशन है, उसमें वाइब्रेशनल मोशन, जिसको आप ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं। ध्यान से देखिए, पहले भी हमने ऑसिलेटरी या वाइब्रेशनल मोशन की बात की है, बट दैट इज एक्सटर्नल। But apart from that external oscillatory motion, the molecule has an internal vibrational motion and internal rotational motion both. दोनों ही इंटरनल मोशन इसमें प्रेजेंट होता है। अब मॉलिक्यूल में जो इंटरनल वाइब्रेशनल मोशन है और रोटेशनल मोशन है, उस कारण से मॉलिक्यूल का जो पोलराइजेबिलिटी है अल्फा, वह भी टाइम के साथ चेंज करता है। अल्फा डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू द इंटरनल वाइब्रेशनल मोशन एंड द रोटेशनल मोशन। द पोलराइजेबिलिटी अल्फा ऑफ द मॉलिक्यूल वैरीज विथ टाइम टी। अब ये कैसे वैरी करता है, इस बात को ज़रा देखिए। इंटरनल वाइब्रेशनल मोशन के कारण मॉलिक्यूल का जो पोलराइजेबिलिटी है अल्फा, वह आप देखें इस इक्वेशन के हिसाब से वह वैरी करता है। ध्यान से देखिए, इस रिजल्ट को आप गौर से देखिए, इसको याद रखिए। अल्फा इक्वल टू अल्फा नॉट भी प्लस अल्फा 1 भी टाइम्स साइन 2 पाई न्यू ऑसिलेशन टी। एक्चुअली इसमें जो अल्फा नॉट भी है, यह क्या है? तो वाइब्रेशन के दरमियान, जैसे मान लो कि यह पॉइंट O है जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है। आप जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करेगा तो देयर विल बी ए सर्टेन पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन और इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां उस पर नेट फोर्स 0 होता है। एक्चुअली जिस समय मॉलिक्यूल इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा, जब उस पर एक्सटर्नल इफेक्ट 0 हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उस समय जो पोलराइजेबिलिटी का वैल्यू होगा, दैट इज अल्फा नॉट भी। अल्फा नॉट भी समझ में आया क्या है यह? तो दिस इज द पोलराइजेबिलिटी और दिस इज द वैल्यू ऑफ पोलराइजेबिलिटी अल्फा व्हेन द मॉलिक्यूल इज इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ड्यूरिंग इट्स वाइब्रेशन। ओके, और अल्फा 1 भी, दिस इज एक्चुअली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएशन ऑफ अल्फा विथ टाइम। टाइम के साथ जो अल्फा वैरी कर रहा है, तो वह अधिक से अधिक कितना वैरी करेगा, वह है अल्फा 1 भी, ठीक है। इसलिए हम लोग अल्फा 1 भी को कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेरिएशन ऑफ अल्फा ड्यू टू वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के कारण जो अल्फा बदल रहा है, उस अल्फा के बदलाव में जो मैक्सिमम चेंज होगा, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, दैट इज अल्फा 1 भी। आप देख रहे हैं कि अल्फा 1 भी साइन 2 पाई न्यू ऑसिलेशन टी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये एक सिंपल हार्मोनिक टर्म है, ठीक है। तो टाइम टी पर ड्यू टू इंटरनल वाइब्रेशनल मोशन अल्फा के बराबर नहीं, बल्कि यह किसके बराबर होता है? अल्फा नॉट भी प्लस अल्फा 1 भी साइन 2 पाई न्यू ऑसिलेशन टी। यहाँ जो न्यू ऑसिलेशन, इसमें सबस्क्रिप्ट लगाया है OSC, यह ऑसिलेशन या वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। यह
मॉलिक्यूल के इंटरनल वाइब्रेशनल मोशन का फ्रीक्वेंसी है। ओके, देखिए ठीक इसी तरह से जैसा हमने आपसे कहा कि हमारे मॉलिक्यूल में इंटरनल रोटेशनल मोशन भी है और उस इंटरनल रोटेशनल मोशन के कारण भी पोलराइजेबिलिटी अल्फा चेंज करता है समय के साथ। और कैसे? ठीक उसी मैनर से ड्यू टू द इंटरनल रोटेशनल वेरिएशन हाउ द अल्फा विल चेंज। अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट आर प्लस अल्फा 1 आर साइन 2 पाई 2 न्यू रोटेशनल टी। यहाँ एक खास बात है, जरा ध्यान से देखिए। पहले तो टर्म को देखिए, फिर ये जो अल्फा नॉट आर है ये क्या है? तो आप जानते हैं कि रोटेशन के समय कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होता है। एक्चुअली यहाँ जो अल्फा नॉट आर है दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा बदल रहा है, उसका यह एवरेज वैल्यू है। और दूसरी तरफ जो अल्फा 1 आर है दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा ड्यूरिंग इट्स रोटेशन। रोटेशन के समय अल्फा बदलता रहेगा और चेंज के दरमियान अल्फा का जो हाईएस्ट या मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट इज अल्फा 1 आर। इसलिए हम लोग इस अल्फा 1 आर को कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेरिएशन ऑफ अल्फा ड्यू टू रोटेशन। ओके, लेकिन यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखिए, जब आपने अल्फा का वैल्यू लिखा ड्यूरिंग द वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन, तो जो ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी था न्यू ऑसिलेशन वही आपके एक्सप्रेशन में आया। लेकिन इस केस में आप देखिए कि जो रोटेशनल मोशन का फ्रीक्वेंसी है न्यू रोटेशन, उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। कारण है इसका कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वह एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेशन कर सकता है और वह क्लॉकवाइज भी रोटेशन कर सकता है। लेकिन इस दोनों ही डायरेक्शन में अल्फा का जो वैल्यू होता है वह सेम होता है। यही कारण है कि इस एक्सप्रेशन में जहां आप न्यू रोटेशन लिखते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हमने यहाँ इसको मेंशन किया है, आप ज़रा ध्यान से देखिए कि एज अल्फा इज सेम अलोंग द अपोजिट डायरेक्शन सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ अल्फा इज ट्वाइस ऑफ द रोटेशनल फ्रीक्वेंसी। अल्फा फर्स्ट केस में वाइब्रेशनल केस में अल्फा के चेंज का फ्रीक्वेंसी और मॉलिक्यूल के ऑसिलेशन इंटरनल ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी सेम था। लेकिन जब मॉलिक्यूल रोटेट करता है उस समय अल्फा के चेंज का फ्रीक्वेंसी जस्ट 2 टाइम्स होता है किसका? तो जो रोटेशनल मोशन का फ्रीक्वेंसी है। कारण क्या है उसका? क्योंकि अल्फा का वैल्यू जो अल्फा का जो वैल्यू है वह सेम ही होता है अलोंग द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी रोटेशन होगा अल्फा विल रिमेन सेम। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ या वेरिएशन ऑफ अल्फा इज जस्ट द ट्वाइस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल। इसलिए यहाँ पर यह 2 फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, अब देखिए, अब आपने तो अल्फा कैसे वैरी करता है टाइम के साथ उसको बता दिया, लेकिन आप जानते हैं कि इस इंटरेक्शन के कारण हमारे मॉलिक्यूल में डेवलप हुआ है इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट P जो अल्फा ई के बराबर होता है, या आप उसको कहते हैं अल्फा ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी के बराबर होता है। ओके, लेकिन अब अल्फा का वैल्यू तो वैरी कर रहा ना। तो अब देखो, अगर हम मॉलिक्यूल के इंटरनल मोशन, इंटरनल रोटेशनल मोशन और इंटरनल वाइब्रेशनल मोशन को सेपरेटली कंसीडर करें तो वैसी स्थिति में ये जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट होगा उसका वैल्यू क्या होगा अब बता सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं कि ड्यू टू इंटरेक्शन विद द लाइट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड वाइब्रेशनल डायपोल मोमेंट। PV का मतलब दिस इज इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू इट्स इंटरनल वाइब्रेशनल मोशन। तो PV क्या लिखेंगे? जनरल फॉर्मूला तो अल्फा ई, और अल्फा को ई को फिर आप लिखते हैं ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। ध्यान दीजिए, यहाँ न्यू जो है वह इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी है। ओके,
लेकिन अभी आपने सीखा है कि ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन दिस एल्फा ऑल्सो वेरीज एंड हाउ इट वेरीज यू हैव जस्ट सीन। तो एल्फा का वैल्यू वाइब्रेशनल मोशन के समय क्या होगा इसको पुट कर देंगे। अभी आपने देखा है कि ड्यूरिंग द वाइब्रेशन एल्फा इज इक्वल टू एल्फा नॉट भी प्लस एल्फा वन भी साइन 2 पाई न्यू ऑसिलेशन टी। सिंपल कैलकुलेशन है, इसको रिप्लेस कर दिया और रिमेनिंग फैक्टर है ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। ओके, अब आप क्या करेंगे, ये जो बाहर में फैक्टर है ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी, इससे आप ब्रैकेट के भीतर के दोनों टर्म को सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, एल्फा नॉट भी ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। ओके, और सेकेंड टर्म में एल्फा वन भी ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी इंटू साइन 2 पाई न्यू ऑसिलेशन टी। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। अब ये जो फर्स्ट टर्म है वह एटीज है, ज्यों का त्यों लिख दिया। अब सिंपल आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा होगा कॉस सी माइनस कॉस डी का, कॉस सी प्लस कॉस डी का। आप उस फॉर्मूला का उपयोग अगर करेंगे तो यहाँ जो है साइन 2 पाई न्यू टी इंटू साइन 2 पाई न्यू ऑसिलेशन इंटू टी, आप इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू कॉस 2 पाई न्यू माइनस न्यू ऑसिलेशन इंटू टी माइनस कॉस 2 पाई न्यू प्लस न्यू ऑसिलेशन इंटू टी। आप चेक कर सकते हैं कॉस सी माइनस को यहाँ सी के जगह पर 2 पाई न्यू माइनस न्यू ऑसिलेशन इंटू टी है और डी के जगह पर 2 पाई न्यू प्लस न्यू ऑसिलेशन इंटू टी है। आप चेक कर सकते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाओ और देखोगे कि 1/2 इंटू दिस मच, ये आपका सिंप्लीफाई होकर के क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई न्यू टी इंटू साइन 2 पाई न्यू ऑसिलेशन इंटू टी। अब ये अलजेब्रा हमने किया नहीं, ये आप स्वयं चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो डायपोल मोमेंट होगा इंड्यूस हमारे मॉलिक्यूल में ड्यू टू इट्स वाइब्रेशनल मोशन, आप उसके एक्सप्रेशन को देखिए और इस एक्सप्रेशन में आप देखते हैं कि देयर आर 3 टर्म्स इन द आरएचएस एंड इन दीज 3 टर्म्स देयर आर 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। पहले टर्म में फ्रीक्वेंसी न्यू है जो हमारे पेरेंट लाइन का इंसिडेंट लाइट का ही फ्रीक्वेंसी है। दूसरे टर्म का फ्रीक्वेंसी अगर आप देखेंगे तो वह न्यू माइनस न्यू ऑसिलेशन है और थर्ड टर्म में न्यू प्लस न्यू ऑसिलेशन है। हम इसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले अब देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल में जो इंटरनल रोटेशनल मोशन है उसके कारण जो उसमें डायपोल मोमेंट इंड्यूस होगा उसका वैल्यू क्या होगा। सो इफ पी आर इज द डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल ड्यू टू इट्स इंटरनल रोटेशनल मोशन, देन व्हाट विल बी दिस। आप उसी तरह सोचिए, फिर पी आर को भी लिखेंगे एल्फा ई और एल्फा ई को फिर आप क्या लिख देंगे, एल्फा ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी लिखेंगे और फिर एल्फा का वैल्यू ड्यू टू इंटरनल रोटेशनल मोशन क्या होता है ये आपने तुरंत देखा है, उसको पुट कर देंगे। तो वही हमने यहाँ पुट कर दिया। आप जानते हैं कि एल्फा इज एल्फा नॉट आर प्लस एल्फा 1 आर टाइम्स साइन 2 पाई इंटू 2 न्यू रोटेशन टी। तो एल्फा की जगह पर इसको पुट कर दिया और ये जो फैक्टर है ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी वो ज्यों का त्यों है। ओके, अब फिर वही काम करो, इस बारी फैक्टर से दोनों को मल्टीप्लाई करो। सो दिस विल बी एल्फा नॉट आर ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी प्लस एल्फा 1 आर ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी इंटू साइन 2 पाई टाइम्स 2 न्यू रोटेशन टी। ओके, अगेन वही काम करना है। फर्स्ट टर्म तो एट इज ज्यों का त्यों रह गया और सेकेंड टर्म में फिर आ गया साइन 2 पाई न्यू टी इंटू साइन 2 पाई इंटू 2 न्यू रोटेशन टी। आप फिर वही कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूला से आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि दिस इज 1/2 इंटू कॉस 2 पाई न्यू माइनस 2 न्यू रोटेशन टी माइनस कॉस 2 पाई
न्यू प्लस न्यू टू न्यू रोटेशन टी। आप चेक कर सकते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाओ और सिंप्लीफाई करो, देखो वही रिजल्ट आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो इंड्यूस डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ हमारे इस रोटेटरी मॉलिक्यूल में, उसमें भी 3 टर्म है और तीनों टर्म में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है। फर्स्ट टर्म में अगेन आप देखते हैं एक फ्रीक्वेंसी न्यू है, जो वही है जो हमारे एक्साइटिंग लाइन का है फ्रीक्वेंसी है। दिस इज एक्चुअली द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिले लाइन। और सेकेंड टर्म में फ्रीक्वेंसी है न्यू माइनस टू न्यू रोटेशन। थर्ड टर्म में है न्यू प्लस टू न्यू रोटेशन। नहीं, अब इसी आधार पर आप जो रमन स्पेक्ट्रम मिलेगा हमारे इस मॉलिक्यूल का, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम देखने जा रहे हैं कि जो वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम में कौन कौन फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है। आप ज़रा ध्यान से देखिए, जो हमारा एक्सप्रेशन है इस इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पीवी का वाइब्रेशनल के केस में, आप देखते हैं कि इसमें एक टर्म है जिसमें फ्रीक्वेंसी है न्यू। इसका मतलब यह न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइन प्रेजेंट होगा और न्यू इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी है। इसको हम लोग अनमोडिफाइड स्कैटर्ड लाइन कहते हैं, तो जिसको आप रेले लाइन भी कहते हैं, तो यह प्रेजेंट होगा। दूसरा स्पेक्ट्रल लाइन होगा जिसका फ्रीक्वेंसी होगा न्यू माइनस न्यू ऑसिलेशन। तीसरा स्पेक्ट्रल लाइन प्रेजेंट होगा जिसका फ्रीक्वेंसी होगा न्यू प्लस न्यू ऑसिलेशन। तो आप ध्यान से देखिए इस फिगर को कि एक यह आपका एक्साइटिंग लाइन है जिसका फ्रीक्वेंसी जस्ट वही है जो इंसिडेंट लाइट का है, इसी को आप कहते हैं रेले लाइन। दिस इज रेले लाइन, नहीं, जो एक्साइटिंग लाइन का ही फ्रीक्वेंसी है। फिर आपने देखा कि न्यू से लेस फ्रीक्वेंसी भी प्रेजेंट है उसमें, दैट इज न्यू माइनस न्यू ऑसिलेशन। और ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है इस दिस इज इट्स फ्रीक्वेंसी इज स्मॉलर दैन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेरेंट लाइन एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द स्टोक्स लाइन। इसी को आप क्या कहते हैं, स्टोक्स लाइन कहते हैं। ओके, फिर आपने देखा कि तीसरा भी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज न्यू प्लस न्यू ऑसिलेशन, जो कि ग्रेटर है इस पेरेंट लाइन के फ्रीक्वेंसी से। दिस इज कॉल्ड एंटी स्टोक्स लाइन। दिस इज एंटी स्टोक्स लाइन। तो इस तरह से देखिए कि हमारे मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा है, बेसिकली उसमें 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का स्पेक्ट्रल लाइन प्रेजेंट है। स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन को कलेक्टिवली आप रमन लाइंस कहते हैं। तो जो आपने रमन इफेक्ट में पढ़ा था कि स्कैटरिंग के बाद ऐसी घटना होगी, आप उसको थ्योरेटिकली देखते हैं कि वो एक्सप्लेन हो जाता है, नहीं। तो दिस इज एक्चुअली द वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम का। तो आप देखिए कि जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है हमारे मॉलिक्यूल में ड्यू टू द इंटरेक्शन विद द लाइट, और मॉलिक्यूल में जो इंटरनल रोटेटरी मोशन है उसके कारण जो यह इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट होता है, उसके एक्सप्रेशन को इक्वेशन 6 में आप देखिए कि फिर इसमें प्रेजेंट है न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू माइनस टू न्यू रोटेशन और न्यू प्लस न्यू टू रोटेशन। ओके, तो यहाँ भी तो 3 फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है, उसको फिर हमने इस डायग्राम में दिखाया। वही यह पेरेंट लाइन का फ्रीक्वेंसी है न्यू, जो फर्स्ट टर्म में था। फिर आप देखते हैं कि न्यू माइनस टू न्यू रोटेशन फ्रीक्वेंसी वाला टर्म भी प्रेजेंट है और न्यू प्लस न्यू टू न्यू रोटेशन वाला टर्म भी प्रेजेंट है। तो उसी तरह से आप इसको क्या बोलेंगे, यहाँ हम लिख नहीं रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्टोक्स लाइन एंड दिस इज एंटी स्टोक्स लाइन, जिस पर हम पेन चला रहे हैं। और ये जो बड़ा लाइन आप देख रहे हैं, एक्चुअली दिस इज योर रेले लाइन। तो आप देखिए कि इस तरह से हम लोग क्लासिकल कॉन्सेप्ट के जरिए रमन स्पेक्ट्रम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर पाते हैं, ठीक है। और जैसा हमने आपसे कहा था कि ये जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है वह नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसमें कि परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है उसमें भी प्रोड्यूस होता है, और जिसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट है उसमें भी प्रोड्यूस होता है। इसलिए
Raman spectrum, polar or non-polar, that is molecules having permanent dipole moment and molecules having no permanent dipole moment, दोनों में प्रोड्यूस होता है। जबकि जब आपने प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ा था और आपने रोटेशन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा पढ़ा था इसके पहले, तो आपने देखा था कि वह दोनों स्पेक्ट्रा केवल वही मॉलिक्यूल एग्जिबिट करता है जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। लेकिन रमन स्पेक्ट्रम हमें वैसे मॉलिक्यूल से भी मिलता है जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट मौजूद नहीं है। दिस इज ए वेरी स्पेशल फीचर ऑफ रमन स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखो अब क्लासिकल आइडिया से आपने भले ही रमन इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन कर दिया, लेकिन इस क्लासिकल एक्सप्लेनेशन में का कुछ ड्रॉबैक है, कुछ कमी है, कुछ शॉर्ट कमिंग है। तो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक्स ऑफ दिस क्लासिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द रमन इफेक्ट? नाउ वी विल सी इट। देखो, क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि जो स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन का जो इंटेंसिटी होगा वह सेम ही होगा, ये क्लासिकल फिजिक्स कहता है। लेकिन प्रैक्टिकली या ऑब्जर्वेशन में देखा जाता है कि ऐसा नहीं होता है, बल्कि हमारे एंटी स्टोक्स लाइन का जो इंटेंसिटी है दैट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द इंटेंसिटी ऑफ द स्टोक्स लाइन। तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि इंटेंसिटी एंटी स्टोक्स लाइन का स्टोक्स लाइन के कंपैरिजन में कम होना चाहिए, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से दोनों का इंटेंसिटी सेम होना चाहिए। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ रमन इफेक्ट। ओके, फिर देखो, जो हमने जैसे अभी कहा कि अगर कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है तो वह उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती है, उसके द्वारा इमिटेड रेडिएशन का वही फ्रीक्वेंसी होता है जो उसके वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी होता है। तो वैसी स्थिति में वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी न्यू ऑसिलेशन का एक और केवल एक वैल्यू होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है। ठीक है, इसका मतलब न्यू ऑसिलेशन का तो एक ही फिक्स्ड मान होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये जो न्यू रोटेशन है इसका एक ही फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, बल्कि इसका कोई भी वैल्यू पॉसिबल है इन अकॉर्डेंस विद द क्लासिकल फिजिक्स। तो ऐसी स्थिति में जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है रमन स्पेक्ट्रा वो तो ओके है, ठीक है। लेकिन अगर हम रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम की बात करें तो चूंकि न्यू रोटेशन का हर एक पॉसिबल वैल्यू संभव है, तो ऐसी स्थिति में आप जो फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं कि 3 फ्रीक्वेंसीज इसमें प्रेजेंट होगा, न्यू -2 न्यू रोटेशन, न्यू +2 न्यू रोटेशन, ऐसा बोलते हो। लेकिन अगर न्यू रोटेशन का सारा वैल्यू पॉसिबल है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इस एक्साइटिंग लाइन के अबाउट ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होना चाहिए। चूँकि 2 न्यू रोटेशन का वैल्यू तो मान लो यहीं से शुरू किया, तो सारा वैल्यू क्या होना चाहिए? कंटिन्यू। ये होना चाहिए क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से, ये कंटिन्यूअस मान आना चाहिए। लेकिन देखा क्या गया? देखा तो ये नहीं जाता है कि ये कंटिन्यूअस है। इसलिए ये एक बहुत ही मेजर ड्रॉबैक है क्लासिकल थ्योरी का कि क्लासिकली जो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम होगा उसको कंटिन्यूअस होना चाहिए उस एक्साइटिंग लाइन के दोनों तरफ। ठीक है, लेकिन रिजल्ट जो ऑब्जर्व होता है, जो एक्सपेरिमेंट में देखा जाता है, वह ऐसा नहीं होता है। सो यू कैन से दैट द क्लासिकल थ्योरी डज नॉट एग्री विद द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। और यही दो जो मेजर ड्रॉबैक है, यही इसी कारण से हम लोग कहते हैं कि क्लासिकल एक्सप्लेनेशन रमन इफेक्ट का बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तब आप आगे के क्लास में देखेंगे कि जब हम इसको क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच से एक्सप्लेन करेंगे, देन यू विल गेट द करेक्ट रिजल्ट। जो क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट आएगा वह एग्जैक्टली हमारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ एग्री करेगा। ठीक है, तो वेट करिए फॉर द नेक्स्ट लेक्चर ऑन रमन इफेक्ट व्हेन वी विल डिस्कस एक्चुअली द क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ रमन इफेक्ट।